बॉन्ड ब्रेकर्स केमिस्ट्री। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एमडी कैट 2025 सीरीज को शुरू किया है और हमने एक चैप्टर अपने इस चैनल पे कंप्लीट कर लिया है और ये सेकंड चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। तो आइए अपने इस लेक्चर के कंटेंट्स को देख लेते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में 2.1 से लेकर 2.5 तक तमाम एसएलओज स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को कंप्लीट कर लिया है और आज हम 2.6 को डिस्कस करेंगे, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। हम इससे रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट को और हर क्वेश्चन को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं जो हमने छोड़ दिया था कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो वो टॉपिक है हमारे पास नोड्स। तो नोड्स क्या होते हैं? नोड्स हमारे पास कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं वेयर प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। किस चीज की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है? ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे रीजन्स जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो जीरो हो, उनको हम नोड्स कहते हैं। हम इसको एक और तरह डिफाइन करते हैं कि ऐसे रीजन्स जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, जीरो, उनको भी हम क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं। तो आखिर ये नोड्स होते क्या है? नोड्स ऑर्बिटल्स के बिल्कुल ऑपोजिट चीजें होती हैं। जैसे कि ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की, वैसे नोड्स में आपके पास जीरो प्रोबेबिलिटी है कि आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा अगर आप ढूंढने जाएंगे। अब ये नोड्स कितनी तरह के होते हैं और इन पे क्या क्वेश्चंस आते हैं वो देख लेते हैं। तो नोड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास है एंगुलर नोड्स और दूसरे जो नोड्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं रेडियल नोड्स। अब इन दोनों में फर्क क्या है और इन पे क्वेश्चन क्या आता है? बेसिकली आपको क्वांटम नंबर्स देकर आपसे एंगुलर नोड्स या रेडियल नोड्स के बारे में पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं। आपको अगर दे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 और एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 और आपसे वो ये कहे कि मेरे रेडियल नोड्स कैलकुलेट करके दो, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस कैलकुलेशन के लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। वो ये है कि एंगुलर नोड्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू एजीमुथल क्वांटम नंबर और द एल वैल्यू। कौन सा क्वांटम नंबर है ये? एंगुलर क्वांटम नंबर। एज द नेम इंडिकेट्स, एंगुलर नोड्स को इंडिकेट करेगा। तो रेडियल नोड का क्या फॉर्मूला होगा? तो रेडियल नोड का फॉर्मूला होगा n माइनस एल माइनस 1। अगर आपसे कोई पूछ ले कि रेडियल नोड्स के बनने की रीजन क्या है, तो आपको ये रीजन हमेशा पता होनी चाहिए कि रेडियल नोड्स जो है वो ऑर्बिटल एक्सपेंशन से बनते हैं। ऑर्बिटल एक्सपेंशन अब क्या होता है? बेसिकली मैं आपको बता देता हूं। फेडरल बोर्ड की बुक में इसका एक बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है कि अगर आपके पास, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, कि अगर आपके पास एक सबशेल है 1s, एक है 2s और एक है 3s, तो इन 1s 2s और 3s में किस चीज का डिफरेंस है? साइज का डिफरेंस है। तो इस साइज की डिफरेंस की वजह से हमारे पास कुछ एरिया बन जाएगा। एरिया ऐसा बन जाएगा कि जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो मिलेगी। वो जो रीजन होगा वो हमारे पास रेडियल नोड होगा। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले लूं, ये आपके सामने एक गिवन एग्जाम्पल है। अगर मैं ये एग्जाम्पल ले लूं, तो मेरे पास जो रेडियल नोड होगा ना, वो ये होगा।
क्यों? क्योंकि यहां पर ऑर्बिटल की एक्सपेंशन की वजह से मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। अब हम बात कर लेते हैं कि इस पर एमसीक्यूज कैसे आएंगे। तो हम पास्ट पेपर का एक एमसीक्यू लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और इससे फिर हम डिराइव करते हैं कि हमारा तरीका क्या होगा। तो यहां पर यूएचएस के पास्ट पेपर का मैंने एक एमसीक्यू लिया। एमसीक्यू ये कहता है कि an electron in an atom has a principal quantum number of 4, ठीक है, and a secondary quantum number 1. What will be the values of angular nodes and radial nodes respectively? तो पहले आपसे क्या पूछा है? एंगुलर नोड्स, और फिर आपसे क्या पूछा है? रेडियल नोड्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डाटा आपको ये कहता है कि n हमारे पास 4 है और l हमारे पास 1 है। एंगुलर नोड निकालने का क्या तरीका है? आपने निकालना है l, l1 है तो यहां पर एंगुलर नोड 1 होंगे। रेडियल नोड निकालने का क्या तरीका है? हमारे पास n क्या है? 4, और l क्या है? n माइनस l माइनस 1, ठीक है, -1। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा कितना? हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास एक पहला ऑप्शन है ए 1 3। 1 और 2 होता तो हम कह लेते कि चलो ये आंसर ऑप्शन ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। 2 4 गलत है, 5 2 गलत है। 2 और 1 हमारे पास ठीक है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज हमारे पास ठीक आ रही हैं। 2 और 1 की वैल्यूज आ रही हैं, तो हम 2 और 1 प्रोबेबली चूज करेंगे। इसको होना 1 और 2 चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में 2 और 1 है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक इतना ओपन एंडेड टॉपिक है कि हम इसमें दुनिया जहान की थ्योरीज पढ़ सकते हैं और दुनिया जहान के तरीके पढ़ सकते हैं। लेकिन एमडी कैट की खासियत यह है कि आप जितना टू द पॉइंट रहेंगे और जितनी पॉइंट ब्लैंक फोकस के साथ चीज पे को तैयार करेंगे, उतना आपको फायदा हो। तो हम टोटल वो पॉइंट्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के जो आज तक या टेस्ट हो चुके हैं या टेस्ट हो सकते हैं। तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स में किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रखा जाता है या प्लेस किया जाता है या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको हम कन्फिगर करते हैं एक तरीके से, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जीज बेसिकली होती कैसे हैं, क्योंकि हमने ऑर्बिटल के हिसाब से करना है। तो आइए उनकी एनर्जीज देखते हैं। तो आपके पास s जो है ना वो लोएस्ट एनर्जी पे है और f जो है वो हाईएस्ट एनर्जी पे है। अब इस बात को बताने का क्या फायदा है? अब हम ऐसे कुछ रूल्स पढ़ेंगे, ऐसे कुछ तरीके पढ़ेंगे जिनमें ये आइडिया बहुत दफा अप्लाई होगा। तो आइए इन रूल्स को पढ़ते हैं, उन पे क्वेश्चंस करते हैं और उनको समझते हैं। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, या जो रूल हम यूज करते हैं, वो है ऑफबॉ प्रिंसिपल। ऑफबॉ प्रिंसिपल पूरी स्टोरी ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन एनर्जी सब लेवल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर्स ऑफ एनर्जी। Electrons are placed in the sub shells, sub levels in the increasing order of energy. कहने का मकसद है टोटल बात का कि पहले ऐसे ऑर्बिटल्स में जिनकी एनर्जी लो है उनमें डालेंगे इलेक्ट्रॉन, और फिर हाई जिनकी एनर्जी है उनमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे। इसमें और कुछ भी नहीं है समझने वाला सिवाय इसके। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक n+l रूल है। n+l रूल ये कहता है कि आप ऐड करो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को और एंगुलर क्वांटम नंबर को। तो जिसकी वैल्यू कम आएगी उसकी एनर्जी कम होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले डलेगा। सिंपल ये बात है। n प्लस, फिर रिपीट कर देता हूं, n+n रूल ये कहता है कि आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को अजीमुथल क्वांटम नंबर को ऐड करोगे तो जिसकी वैल्यू कम आएगी उसकी एनर्जी कम होगी और उसमें इलेक्ट्रॉन पहले डलेगा। इसमें किसी किस्म का कोई भी मुश्किल बात नहीं है। अब सवाल यहां पैदा होता है कि अगर मेरे पास दो
आ गए हैं ऐसे नंबर्स कि जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर को ऐड करो तो सेम वैल्यू आती है। फॉर एग्जांपल n प्लस एल मैंने निकाला है 3 आ गया है पहले का, और दूसरे का n प्लस एल निकाला है उसका भी 3 आ गया है। तो किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है? तो ऐसे केस में जिसका n बड़ा होगा, फॉर एग्जांपल जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा होगा, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है। अगर इस केस में मेरे पास 2+1 था और इस केस में मेरे पास 1+2 था, इसमें एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? 1 की, क्योंकि मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसमें बड़ा है। ठीक है, पहली चीज इस पे क्वेश्चन करें, आखिर में क्वेश्चन कर लेंगे इसका। और अब सेकंड रूल की बात कर लेते हैं। तो अब सेकंड रूल है हुंस रूल। हुंस रूल ये कहता है कि इफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स, वेकेंट ऑर्बिटल्स जो प्रेजेंट हो फॉर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन वुड लाइक टू लिव इन सेपरेट विद रादर पैरेलल स्पिन। इस बात का टोटल मतलब ये है, मैं आपको समझा देता हूँ पूरी स्टेटमेंट को ना, मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जांपल 3 ऑर्बिटल्स हैं और ये तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है पी एक्स, पी वाई, पी जी। ऐसा नहीं हो सकता कि दो ऑर्बिटल्स फिल्ड हो और एक ऑर्बिटल कंप्लीटली एम्प्टी हो, बल्कि हमेशा ऐसा होगा कि मेरे पास अगर 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं तो तीनों इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले रहेंगे। अब इसकी एग्जांपल्स आपसे टेस्ट करता है वो एग्जामिनर जब भी आपको एमडीगेट में सवाल देता है। तो ये 3 एग्जांपल्स आपने याद रखनी है, ऑक्सीजन 8, नाइट्रोजन 7 और नियॉन 10। क्यों? आप ये देखें, 1s2 2s2 कितना हो गया? 4, 2p। अब देखें, अब पी एक्स है, 2py है, 2pz है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन आने हैं। तो पहले मैं 1 2 3 करूंगा और फिर एक किसी में पेयर कर दूंगा, तो ये हुंस रूल के मुताबिक हो जाएगा। अब अगर 7 है तो कॉमन सेंस की बात है कि 1s2 2s2 2px 2py 2pz, एक एक तीनों में आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 2px को 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं और py और pz को इनमें से एक को खाली छोड़ दूं। सेम गोज विद द नियॉन, सेम गोज विद नियॉन, 1s2 2s2 2px 2py 2pz। पहले मैं तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन डालूंगा और फिर एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में डालूंगा ताकि पेयर हो जाए। तो ये नियॉन। तो आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन अकॉर्डिंग विद द हुंड रूल, तो आपके पास अक्सर नाइट्रोजन का इसमें ऑप्शन आता है। तीसरा रूल पढ़ लेते हैं। तो तीसरा रूल है हमारे पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो ये कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स। आप ये रूल देख के सोच रहे होंगे कि पता नहीं पॉलीज ने इसमें क्या कह दिया है। तो सिंपल बात ये है कि 4 आपको मैंने बताए थे क्वांटम नंबर्स, एन, एल, एम और एस। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये 3 सेम भी हो जाए ना, तो स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक ऑर्बिटल में सेम नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह दूं कि ये मेरे पास 3px में पड़ा है, तो आप मुझे बताएं कि इसकी n वैल्यू क्या होगी? इसकी n वैल्यू होगी 3 इलेक्ट्रॉन की, l वैल्यू क्या होगी? l वैल्यू होगी 1, m वैल्यू क्या होगी? px की m वैल्यू होगी -1 फॉर एग्जाम्पल। और अब स्पिन क्वांटम नंबर बताएं, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो +1/2। ठीक है, मैं कहता हूं यहां मेरे पास एक और इलेक्ट्रॉन पड़ा है, अब इसकी बताएं। तो सेम 3, क्योंकि थर्ड शेल में 1 -1, लेकिन यह हो जाएगी -1/2। कहने का मकसद ये है कि कोई भी ऑर्बिटल होगा उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑपोजिट स्पिन के साथ मूव कर रहे होंगे। इसमें और कुछ भी नहीं है इस रूल में। तो अब हम कुछ जरूरी एक्सेप्शंस और कुछ जरूरी क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसके बाहर से आपके टेस्ट में कुछ नहीं आएगा। सबसे पहली चीज है हमारे पास एक्सेप्शंस। तो 2 एक्सेप्शंस है हमारे पास। वो 2 एक्सेप्शंस है मेरे पास, बहुत मशहूर क्वेश्चन है, ये आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी पढ़ाया जाएगा। क्रोमियम 24 और कॉपर 29। ठीक है,
अब मैं सिर्फ क्रोमियम की एग्जांपल आपको समझाऊंगा, कॉपर आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाए। 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए? 10। 3s2 3p6, ठीक है, कितने हो गए? 18। मैक्सिमम कितने रह गए होंगे? 6। अब 6 में क्या है? आपको पता है कि हमेशा 4s पहले आता है और 3d बाद में आता है। क्यों? क्योंकि 4s का n+1 वैल्यू कम है। कैसे कम है? 4+0 ये है 3+2, ये 5 है और ये 4 है। ठीक है, ये हमारा मकसद नहीं है। अब मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? मेरे पास थे यहाँ पर 18, यहाँ पे 6 चाहिए। मैं यहाँ 3d5 करूंगा, यहाँ 4s1 करूंगा। अब आप सोच रहे होंगे ये इसने क्या किया है कि 3d5 कर दिया, 4s1 कर दिया। तो ये याद रखिएगा, जो d ऑर्बिटल होता है ना, वो हाफ फिल्ड स्टेट या फुली फिल्ड स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसलिए अपनी स्टेबल स्टेट में रहना चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकाल के वो 3d को दे देता है। अब आप कॉपर का ऑटोमेटिकली आपको समझ आ रहा होगा। क्या समझ आ रहा होगा? ये 24 थी, ये 29 की बात कर लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 समझ आ रहा है आपको कैसे किया? 3s2 3p6, ठीक है। 10 18 4s1 3d 10। मेरे पास 5 ऐड हो गए, लेकिन 5 3d 10 में ऐड हो गए। वही सेम रूल कि ये ज्यादा स्टेबल रहता है। अब अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं तो क्या आप देने के उनको आंसर करने के काबिल होंगे? एग्जैक्टली इस लेक्चर को अगर आप फॉलो करें, सारे रूल्स को समझें और एक्सेप्शंस को देखें, तो ऐसा हो नहीं सकता कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कोई बाहर से क्वेश्चन आ जाए। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है, और कल से हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ जाएंगे, बॉन्डिंग वाले चैप्टर की तरफ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।